हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमें उम्मीद है कि आप लोग सही होंगे और हम भी सही हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मतलब बिहार बोर्ड का मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि वास्तविक संख्या है, उसके बारे में हम कुछ बातें बताएंगे। और सबसे पहले आज बेसिक का क्लास है और पहला क्लास है। आज मैं बेसिक वाली चीज़ें बताऊंगा और नेक्स्ट डे फिर उसका सवाल बनवाऊंगा, ठीक है। तो कौन सी है बेसिक, तो पहले समझे। तो सबसे पहला क्वेश्चन मतलब कि चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या होता क्या है, इसको जानने के लिए सबसे पहले हम कुछ चीज़ें संख्याओं को जानना पड़ेगा पीछे, तभी हम जान पाएंगे, जो कि आपने क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। जब तक अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या को नहीं जानेंगे तब तक हम वास्तविक संख्या को सही से पहचान नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हम वास्तविक संख्या की बात करेंगे। तो परिमेय संख्या पहले अपरिमेय संख्या। यहाँ पर देखो मैंने गलत लिख दिया है, तो ये परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या क्या है, तो ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। कुछ शर्त है इसका कि आखिर P/Q के रूप में लिख सकते हैं। किसी किताब में A/B के रूप में लिखा हुआ है, कोई बोलता है अंश बटे हर के रूप में लिख सकता है। सब बात बराबर है। आपके एनसीईआरटी में P/Q था, इसीलिए मैंने P/Q लिया है, कोई दिक्कत नहीं लेना है। अब क्या सबसे पहले शर्त है कि Q = नॉट जीरो, मतलब कि हर जो होगा वो जीरो नहीं होना चाहिए। मान के चलो हम लिखेंगे, अभी जैसे नहीं लिया है, जैसे हम यहाँ पर लेकर समझा रहे हैं। जैसे अगर जैसे का बात किया जाए तो 4/5, 6/7, 8/0, ये जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर लिखा गया है कि Q = जीरो, ये जीरो नहीं होना चाहिए। तो हम इस तरह से ले सकते हैं 9/7, इस तरह etc कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन शर्त ये है कि यहाँ पर बोला है दूसरा शर्त में P और Q पूर्णांक है, मतलब P भी और Q भी दोनों जो होना चाहिए वो पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्णांक। पूर्णांक का क्या मैं बता दूं कि पूर्णांक एक ऐसी पोटली है, पूर्णांक एक ऐसी संग्रह है जिसमें कि निगेटिव नंबर मतलब कि ऋणात्मक और धनात्मक दोनों हो। जैसे कि मैं थोड़ा सा बता देता हूँ पूर्णांक के बारे में। जैसे कि पूर्णांक का अगर बात किया जाए तो पूर्णांक में क्या होता है, पॉजिटिव, मतलब कि जीरो भी आएगा और इधर पॉजिटिव भी आएगा, -1 आएगा, -2 आएगा और इधर डॉट इधर इन्फिनिटी तक जाएगा। मैं थोड़ा सा ऐसे सही से लिख देता हूँ। जैसे 0 हुआ, ये -1 हुआ, ये -2 हुआ, ये -3 हुआ, डॉट इधर और इधर भी जाएगा। जैसे कि 1 फिर 2 इस तरह जा करके इन्फिनिटी तक जाएगा, इधर भी इन्फिनिटी तक जाएगा। यह है अनंत का सिंबल। अनंत आप सही से पता होगा अनंत क्या होता है, मतलब कि ऐसी चीज़ें जिसको कि हम दर्शा नहीं सकते, जिसका कि कोई अंत नहीं होता है, वो अनंत कहलाता है। और जाते रहता है, उसको सबको नहीं दर्शा पाएंगे। इसीलिए ये इधर पॉजिटिव इतना जाएगा कि मैं बता नहीं सकता, निगेटिव इधर जाएगा। इसको हम जेड से दर्शाते हैं, पूर्णांक को हमेशा जेड से लिखते हैं, जेड। और इसमें भी कैटेगरी है, अगर माइनस वाला होगा तो हम इसको जेड माइनस वाला संख्या को होगा तो जेड माइनस 1 नहीं देना है, जेड माइनस देना है। और पॉजिटिव वाला होगा तो जेड प्लस देना है। आप समझने वाली बात है। मैं एकदम पूरा रियलिटी में सच में जो बच्चे को दिक्कत होता है ना, उसको मैं आज ख़त्म करने वाला हूँ। और आप लोग ध्यान से पूरा वीडियो देखें, पक्का मैं बोलता हूँ कि लास्ट में आपको ये व्यतीत हो जाएगा, पता चल जाएगा कि मैंने क्या पढ़ा। अब बात करेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है कि परिमेय संख्या को छोड़कर सभी अपरिमेय संख्या कहते हैं। सभी को अपरिमेय संख्या कहते हैं। सभी को अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब जब सभी को अपरिमेय संख्या कहते हैं, जैसे कि √5, √3, अब देखो यहाँ पर सब बच्चा कन्फ्यूज होता है। और मैं ये वीडियो इसलिए अपलोड कर रहा हूँ, मैंने कोशिश किया हूँ कि बच्चा को अच्छा से दे। सबसे पहले हम क्या बोले, जैसे में हम क्या बोले कि परिमेय संख्या को छोड़कर जितना भी होगा वो अपरिमेय होगा। तो परिमेय को छोड़ देंगे तो अपरिमेय होगा वो। लेकिन है क्या, जैसे एग्जांपल मैंने दिया √5 और मैंने क्या डिफिनेशन दे रखा है कि जिसको अंश बटे हर में लिख सकते हैं, मतलब कि P/Q के फॉर्म में। तो ये भी तो है P/Q के फॉर्म में, जैसे 5/1। और मैं एग्जाम्पल दे दूँ और थोड़ा सा, जैसे इसमें और भी आ जाएगा, जैसे कि 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्योंकि नीचे 1 छिपा रहता है, सब में 1 छिपा रहता है। तो इसीलिए मैंने दिया नहीं, दे देता हूँ। तो इसमें तो कह सकते हैं जैसे कि √5 है तो ये भी तो परिमेय संख्या हो सकता है, क्योंकि इसको तो हम बटे में लिखे हैं, ये अंश बटे हर है। इसमें कोई तो टेंशन आनी नहीं चाहिए। बहुत सवाल आपको कर भी सकते हैं और सबको दे भी सकते हैं और आप भी पूछ सकते हैं, लेकिन मैं इसका जवाब देता हूँ ताकि ये अपरिमेय संख्या इसलिए है क्योंकि हम इसको अंश बटे हर में लिख सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि दूसरी शर्त में आप देखेंगे कि P और Q पूर्णांक होना चाहिए, और ये √5 पूर्णांक है नहीं। क्योंकि पूर्णांक किसको कहते हैं, अभी तुरंत बताया कि जीरो भी साथ में आता है, और जितना भी निगेटिव संख्या है मतलब कि ऋणात्मक संख्या और जितना भी धनात्मक संख्या है सब आता है किसमें, पूर्णांक में। और ये √5 पूर्णांक नहीं है, इसीलिए ये
अपरिमेय संख्या है। जैसे हम अगर इसी तरह दे दिया जाएगा √4 तो ये परिमेय है, इसलिए क्योंकि इसका अगर रूट निकाला जाए तो ये 2 निकलेगा और 2/1 लिख सकते हैं, और ये भी पूर्णांक और ये भी पूर्णांक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये परिमेय संख्या है, ना कि अपरिमेय संख्या। अगर यही हम √3 लिखेंगे तो ये √3 अपरिमेय संख्या है, इसलिए क्योंकि इसका रूट निकलता नहीं है, और हम इसको √3/1 लिखने के बावजूद भी हम क्या कर सकते हैं, इसको अपरिमेय संख्या कह सकते हैं, क्योंकि इसको p/q के फॉर्म में लिख दिए, लेकिन p और q दोनों पूर्णांक से बिलोंग नहीं करता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ऐसे तुम आप ढेर सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप √5 लिख सकते हैं, √7 लिख सकते हैं, √12 लिख सकते हैं, √11 लिख सकते हैं, √3 लिख सकते हैं, जिसका कि रूट पूरा ना निकलता हो। अब बात करेंगे वास्तविक संख्या। अगर आप लिखना चाहो तो मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, आप लिख भी सकते हैं, जैसे कि आपको सही से नजर आ गया होगा। अब देखो हम वास्तविक संख्या का बात करेंगे। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। एकदम आपको एकदम क्रीम सा चमचमिला के दिया है, मतलब कि एक हाथ में परिमेय संख्या, एक हाथ में अपरिमेय संख्या, सभी को अगर एक झोला में मिला देंगे, मतलब एक जगह कर देंगे, एक संग्रह में ला देंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या बोलेंगे। तो वास्तविक संख्या में एग्जांपल में क्या हो जाएगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 1/3 भी होगा, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। और √3, √7 ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या। जब दोनों आपस में मिल जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या। और आज जो हम बात करने वाले हैं वास्तविक संख्या के बारे में बात करने वाले हैं, और ये चैप्टर का नाम भी वास्तविक संख्या। आप समझ लेंगे होंगे कि इसमें परिमेय संख्या की बात करेंगे और अपरिमेय संख्या का दोनों का बात करेंगे, तो आपको बेसिक में क्लियर हो गया होगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है और वास्तविक संख्या क्या होता है। जब वास्तविक संख्या नहीं तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या नहीं तो वास्तविक संख्या जन्म ही नहीं लेगा। तो वीडियो पॉज करो और लिखो इसको। तो आप लोगों ने पीछे वीडियो जो लिख लिया होगा। अब बात करते हैं आगे। देखो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम बचपन का चीज़ें कुछ सीखना पड़ेगा, जैसे कि भाज्य संख्या और भाज्य संख्या। आपने सोचा होगा सर इसमें तो भाज्य संख्या और भाज्य आता नहीं है, लेकिन दोस्तों ये समझ लो कि इसमें अभाज्य गुणनखंड समझना पड़ेगा। तो बहुत बच्चा को ये कन्फ्यूजन होता है, सर अभाज्य गुणनखंड पता नहीं चलता, कभी 2 से भाग देता है, कभी 4 से भाग देता है, कभी 6 से भाग देता है, कभी 5 से देता है, उसको आज तक कभी क्लियर नहीं हुआ। तो उसको जानने से पहले, अभाज्य गुणनखंड विधि को जानने से पहले हम ना भाज्य और अभाज्य समझ लेते हैं, ताकि अच्छा से क्लियर हो जाएगा, ताकि हम आगे जो ना यूज करेंगे ना वो कॉन्फिडेंट के साथ करेंगे। स्टार्ट कर किया था कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होता है। कुछ प्रॉब्लम हो गई तो दिक्कत हो गया। चलो स्टार्ट करते हैं। तो भाज्य संख्या क्या होता है पहले वो समझो। अगर जैसे कि 2 है, 2 को अगर लिखेंगे तो इसको ऐसा कौन सा संख्या बोलेंगे, ऐसा कोई संख्या बताओ जो कि कट सकता हो, मतलब कि 2 को पूरा काट सके। तो 1 हो जाएगा दोस्त और 2 हो जाएगा, इसके अलावा कोई नहीं। मतलब कि कोई भी संख्या हो, कोई भी दुनिया में संख्या हो, उसको 2 संख्या तो काट ही सकता है, जैसे कि खुद से और 1 से। जैसे 5 ले लो तो 1 से भी काट सकते हैं और 5 से काट सकते हैं। जैसे 7 किसी से नहीं कटेगा, लेकिन 1 से और 7 से जरूर कटेगा। तो उसका 2 तो जरूर रहता है काटने वाला संख्या, और इसी काटने वाले संख्या को हम बोलते हैं गुणनखंड। क्या बोलेंगे, गुणनखंड, ठीक है ना। इसी को जैसे कि मान के चलो हम 3 लिखते हैं, तो 3 किससे कैसे कटेगा, सिर्फ 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। तो इसका कितना गुणनखंड है, ये भी गुणनखंड हुआ। अगर मान के चलो हम 5 लिखेंगे तो 5 का क्या गया, 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, ये क्या हो जाएगा, ये भी गुणनखंड हो जाएगा। ऐसी संख्या जिसको कि काटने वाला सिर्फ 2 हो, वो खुद और 1, तो ऐसी संख्या को हम बोलते हैं अभाज्य संख्या, ठीक है ना। तो ऐसे डिफिनेशन भी लिख सकते हो कि ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 हो, उसको हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। लेकिन अब भाज्य संख्या की बात करेंगे। अब यही बात करते हैं, जैसे 2 है, 3 है। अगर हम सबसे पहले छोटी संख्या होता है 4, जैसे 4 लेंगे तो इसको काटने वाला कौन कौन संख्या है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। मतलब कि 2 से अधिक हो गया ना, इसमें काटने वाला संख्या कितना है, 2 से अधिक है, तो इसको बोलेंगे भाज्य। जैसे कि इसमें कितना था, 2 था, इस तरह लेते जाओ 7 हो जाएगा। फिर 9 नहीं होगा, 9 तो अगर 9 का लेकर देखेंगे हम तो 9 किससे, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा। तो 2 से अधिक हो गया ना, ये बीच में आ गया ना, ये नहीं होने चाहिए। तो ये भाज्य में नहीं, अभाज्य में नहीं, भाज्य में जाएगा, ये 9 नहीं होगा। अब देखो 4, अब मान के चलो 6 लेते हैं, तो 6 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा। तो इसमें 2 से अधिक गुणनखंड है। जैसे मान के उसी तरह अगर मानेंगे 8, तो किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा। 2 से अधिक गुणनखंड। आप इधर देखो जितना संख्या हम लिख रहे हैं, 1 से कटेगा और ये 7 से कटेगा। इस सब का 2 ही गुणनखंड है, मतलब कि 2 ही ऐसा संख्या है जिसको कि उस संख्या को काट सकता है खुद और एक 1, और ऐसा कटने वाला जिसका गुणनखंड हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। और जिसको 2 से अधिक काटने वाला संख्या, मतलब कि अगर गुणनखंड हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या, अगर हम अभाज्य संख्या अगर अभाज्य गुणनखंड विधि बोलेंगे तो हम यूज क्या करेंगे, इसका लिस्ट लिख लो। जैसे कि 1 हुआ, 1 नहीं हुआ, सबसे शुरुआत 2 से हुआ, 3 हुआ, 4 तो नहीं होगा, जैसे 5 होगा, 7 होगा,
8 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 11 होगा, 10 भी नहीं होगा, 13 होगा, फिर 17 होगा, फिर 19 होगा, फिर इस तरह 23 होगा, इस तरह जाते रहेंगे, जैसे 29 होगा, इस तरह जाते रहेंगे एकदम पूरा। ये सब क्या हो जाएगा? अभाज्य। और जब हम अभाज्य गुणनखंड विधि करेंगे तो हमेशा इन सब संख्या का यूज करेंगे, ना कि इन सब। अगर इन सब करेंगे तो फिर गलत हो जाएगा मेरा। वहाँ पर भाई कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि वहाँ पर बोल रहा है अभाज्य संख्या, और हम भाज्य संख्या से गुना करेंगे या तो भाग देंगे तो वो गलत हो जाएगा। आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। अब इसको ना हम प्रैक्टिस करते हैं। पहले बंद कर देता हूँ फैन। हाँ, अब इसको हम प्रैक्टिस करते हैं कि आखिर किस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड विधि बनाएंगे। पहले लिखते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कैसे बनाएंगे? मान के चलो कि कुछ ऐसे चीज़ें टर्म है जैसे कि 40 है, तो इसको हम कैसे तोड़ेंगे? इसको तोड़ने के लिए हमको सबसे पहले हम बताए हैं कि अभाज्य गुणनखंड है तो अभाज्य संख्या से भाग देना पड़ेगा। और सबसे अभाज्य छोटी संख्या क्या है? 2 है, तो 2 से कट रहा है ना, 2 से काट देंगे। अगर ये सब अगर समझ में ना आए जैसे कैसे काटेंगे, तो ये हम वीडियो बनाए हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। अगर हो सके तो हम प्रोवाइड करवा देंगे इसमें लिंक, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में। अब 2 से डिवाइड देंगे तो ये 20 बार में, फिर 2 से देंगे 10 बार में, फिर 2 से देंगे 5 बार में, फिर अब तो 2 से लगेगा नहीं, और 5 से ही लगेगा क्योंकि 5 भी एक अभाज्य संख्या है, तो देंगे तो 1 बार में। इस तरह से आप बना सकते हैं। इसी चीज़ों को हम एक ट्री फैक्टर बोलते हैं। किसी किताब में रेफरेंस बुक में दिया रहता है, उसको भी थोड़ा सा सीख लो। इसी चीज़ों को खाली दर्शाते हैं। मान के चलो ये 40 है, इसको रखने के लिए एक डब्बा बनाओ, और हम ऐसे और ऐसे करते हैं। एक डब्बा यहाँ बनाओ, एक डब्बा यहाँ बनाओ। हम कैसे 2 से डिवाइड करेंगे कितना बार में? 20 बार में। फिर ऐसे करेंगे इसको कितना, अब यहाँ पर डब्बा बनाओ, फिर से कितना बार में? फिर से 2 से लगेगा 10 बार में, फिर से डब्बा बनाओ, इसको डब्बा बना दो। फिर किससे? 2 से लगेगा 5 बार में, फिर डब्बा बनाओ, कितना? 5 से 1 बार में। ये हो गया। चाहे तो आप इस तरह से या तो इस तरह से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम ट्री फैक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्री फैक्टर, ठीक है ना। आप इस तरह चाहो तो इस तरह, थोड़ा सा ये सिस्टमेटिक वे में लगता है एकदम वृक्ष की तरह, तो इसको ट्री फैक्टर नाम दे दिया है। और ये तो नॉर्मल है गुणनखंड विधि, जो कि आप बचपन से बनाया होता है। इस तरह से ढेर सारा आएगा आपको। अगर ये नहीं जानते हैं तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं हो सकता। तो मैं कुछ प्रैक्टिस करने के लिए दे देता हूँ, अगर ना बने तो बोल देना, मैं दे देता हूँ कुछ। जैसे कि आप 24 को कर सकते हैं, जैसे कि आप 64 को कर सकते हैं, जैसे कि आप 128 को कर सकते हैं, जैसे कि आप 112 को कर सकते हैं, जैसे आप ऐसे कुछ चीज़ें हैं, जैसे 400 को कर सकते हैं, जैसे कि 1000 को कर सकते हैं। अगर इतना कर देंगे ना तो आप सीख जाएंगे। ये आपके लिए मैं HW दे देता हूँ। क्या देता हूँ? HW, ठीक है ना। आप प्रैक्टिस करें जाए, अगर नहीं हो तो वीडियो में कमेंट करें, मैं ज़रूर फिर सबको आपके पास ला के दे दूँगा, मतलब बना के दिखा दूँगा। तो आप वीडियो पॉज करके इसे लिख लें तो अच्छा होगा। चलो, जो जितना भी सारी चीज़ें था उधर का मैं बता चुका हूँ, और आप पढ़ भी चुके हैं वीडियो के पीछे। तो अब बात करेंगे हम क्या है प्रमेय 1.1 में कहता है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, गलत मत समझना, ये प्रेमिका है। तो क्या होता है? प्रमेयिका कहते हैं 2 धनात्मक मतलब कि पॉजिटिव, मतलब कि ऐसी संख्या जो कि प्लस में हो, ठीक है ना। धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है कि A = BQ + R। और यहाँ पर दिया हुआ है 0 छोटा होगा या तो बराबर होगा किसके? R के, और R छोटा होगा B से। अब ये समझो, ध्यान से समझो, हमको समझना सिर्फ इतना है, बाकी ये सब जो भी लिखे स्टेटमेंट वो लिख करके भी कोई फ़ायदा नहीं है। हम समझाने का प्रयास करते हैं। आपने ना नॉर्मल सी बात देखो कि 2 से अगर मान के चलो डिवाइड देते हैं 11 में, तो कितना बार में लगता है? 5 बार में। ये 10 हो गया, 5 2 जा 10, ये वो करेंगे, माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? भाजक। इसको क्या बोलते हैं? भाज्य। इसको क्या बोलते हैं? शेषफल बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? सॉरी, इसको तो भागफल बोलते हैं, भागफल। और इसको बोलते हैं शेषफल। तो देखो हम क्या बोले? भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल। मतलब कि जिससे भाग देते हैं उसको भाजक बोलते हैं, जिसमें भाग देते हैं भाज्य है। भाग देकर जो निकलता है ना उसको भागफल बोलते हैं। और नीचे जो बच जाता है, जिसको हम भाग देने के बाद जो वेस्ट पदार्थ है उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम शेषफल बोलते हैं। इसको समझो। अब ये क्या किए हैं, मतलब कि यूक्लिड जी क्या किए हैं कि इसको हम बोल दिया, इसको बोल दिया A, भाज्य को क्या बोल दिया? भाज्य को A,
ए के बराबर बोला है, और भाजक को बोला है, भाजक को बोल दिया है बी, ठीक है, और फिर भागफल को बोल दिया है, भागफल को बोल दिया है क्यू, ठीक है, और शेषफल को बोला है, शेषफल को बोला है आर। अब ये कहना क्या चाहता है, ये कहता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये सत्य है क्या, देखो ट्राई करते हैं। ए क्या है, ये भाज्य है तो 11 यहाँ पर लिख दो, और बराबर बी क्या है, बी तो भाजक है तो 5, ये भाजक है तो 2 है, और गुना ये क्यू क्या है, ये भागफल है ना, तो कितना दिया 5, और प्लस आर कितना दो 1 है ना, 1 शेषफल, तो इसको करो तो 11 इक्वल टू 5 2 जा 10 और प्लस 1, तो क्या होगा 11 बराबर 11। ये बात सही है, लेकिन ये तो हो गया, लेकिन ये क्या है ये समझो। अच्छा एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पर जो आप यहाँ पर कितने हैं 2 है, और यहाँ पर क्या है 1 है, और यहाँ पर 5 है। ये कहना चाहता है आपने कई सारा भाग दिए होंगे जो कि भाग देने पर शेषफल 0 आ जाता है। मैं करके दिखा देता हूँ। से 2 से अगर डिवाइड देंगे 10 में तो 5 बार में तो क्या होगा 0 आ गया, यहाँ पर क्या आ गया 0 आ गया शेषफल। चाहे तो शेषफल क्या बोला, ये कह रहा है शेषफल 0 होगा, 0 के बराबर होगा, या तो r से छोटा होगा। r क्या है, r देखो तो हाँ सॉरी r से बड़ा, मतलब कि ये क्या है, मतलब कि ये r जो है ना 0 से बड़ा होगा या तो बराबर होगा, या तो 0 भी हो सकता है। क्या बोले, तो उसी प्रकार देखो ये जो, और ये क्या बोलता है फिर r हमेशा b से छोटा होगा। ये b है तो b से छोटा होगा, तभी ना भाग नहीं दे सकते और छोड़ देते हम। अगर मान के चलो यहाँ पर 2 रहता तो हम भाग दे करके शेषफल 0 आ जाता। अगर यहाँ पर 1 है किससे b से कम ही है ना, तो ये प्रूव हो गया कि b से कम है। लेकिन r, ये r तो b से कम हमेशा रहेगा, तब तक हम भाग देते रहेंगे जब तक कि b से कम ना आ जाए r। अगर कम आ जाता है तो भाग दे ही नहीं सकते, जैसे कि यहाँ आया है। और ये भी बोला है कि किसी किसी का ये 0 भी आ जाता है, और 0 से मतलब कि r हमेशा 0 भी, हमेशा नहीं मतलब 0 भी आ जाएगा, तो और ये हमेशा b r से छोटा होगा। यहाँ पर देखो 0 आ गया है, आप समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं ये तो सही दे दिया, और इसी के फॉर्म में हम भाग दे करके सबका हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, मतलब कि मौसो निकालेंगे। और मौसो का ही यहाँ पर भंडार है। हम 2-3 तरीके से मौसो को पढ़ें। वीडियो पॉज करो और उतारो। अब देखो यूक्लिड विभाजन तो आप लोग समझ गए होंगे, उसके हिसाब से हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। और यूक्लिड विभाजन है क्या, इससे हम एचसीएफ निकालते हैं, मतलब मौसो निकालते हैं, महत्तम समवर्तक निकालते हैं। कैसे निकालते हैं वो देखो, मैंने आपको ये करके बताया। अब समझो क्या करेंगे कि 420 और क्या है 130 है ना, 130 है, तो इन दोनों का मौसो निकालना, वो भी यूक्लिड विभाजन मेथड से। तो यूक्लिड विभाजन क्या कहता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसको याद रखना है, इसको याद रखना है। बाकी अगर ये याद ना रहे तो चलेगा, यहाँ कर अगर लिखना चाहते हो तो लिख दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब इसमें देखेंगे बड़ा कौन है, 130 बड़ा या तो 420 है, तो 130 छोटा है और 420 बड़ा है, तो छोटे वाले में से बड़े वाले भाग लगाओ। देखो 130 से हम भाग देंगे किस में, 420 में, कितना बार में लगेगा बताओ तो। अब आप लोग भी कर सकते हैं कितना बार में लगेगा। अगर 2 बार में देंगे तो कितना होगा 260 हो जाएगा, 3 बार में देंगे तो क्या होगा 390 हो जाएगा, और 4 बार में तो लगेगा नहीं, तो 3 बार में लगेगा। 3 बार से कर देते हैं तो कितना बार होगा मेरा, ये 390 ये होगा ना। अब क्या करेंगे, घटाएंगे तो क्या होगा 0 हो जाएगा। ये 12 में 9 गया, सॉरी 12 में 9 गया तो कितना बचेगा 3, और उसके बाद यहाँ पर कितना, ये 30 बचा, ठीक है ना। अब जब 30 बच गया तो क्या करेंगे, अब ये यहाँ पर ए क्या था 420 था जो भाग जिसमें दे रहे थे, ए की जगह पर 420 लिख दो। और बराबर बी क्या था, बी तो ये है और ये क्यू है, ये आर है, तो बी क्या है, इसको हम बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं क्यू, इसको बोलते हैं आर। तो बी लिखेंगे बी गुना में 130 गुना 3 प्लस, और आर कितना बचा 30 बचा। अभी तो पूरा हुआ नहीं, अब क्या करेंगे, ये छोटा हो गया ना, अब इसमें से इसको भाग दे दो। अब इसको बनाओ, ए बना दो उसको, 130 को भाग दो, कितना बार में लगेगा 30 या 90 और 30 चौके 120, 4 बार में हो जाएगा 120, ठीक है। घटाओ तो कितना बचेगा 10 बचेगा, ये कट जाएगा। तो यहाँ पर ए क्या हो जाएगा फिर से, अब ए 130 हो चुका है, बी क्या हो चुका है 30 हो चुका है, और क्यू क्या हो चुका है 4 हो चुका है, 4 और प्लस ये 10 बच चुका है। अभी भी हम भाग दे सकते हैं। अब फिर से भाग देंगे, अब फिर से इसको हम ए बनाएंगे 30 में, कितना बार में 3 बार में, जब तक कि पूरा ना कट जाए। अब पूरा कट गया तो ए क्या बचा 30 हुआ बराबर, और 10 बार में बी है, और क्यू कितना है 3 है, और प्लस 0। अब देखो यहाँ ध्यान देना है कि
जब तक यहाँ पर ये आर के जगह पर जीरो ना आ जाए तब तक ऐसा काम हमेशा करते रहेंगे, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर आर जीरो आएगा तो यहाँ पर हम जो बी होगा उसको हम टिक कर देंगे और लिख देंगे HCF ऑफ किसका 420 और 130 का क्या हो जाएगा 10। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके उतार सकते हैं। हम ये सब बता दिए, जितना भी आज इंट्रोडक्शन था आज के वीडियो में इतना तक रहने देते हैं। आपने सही से इंट्रोडक्शन पढ़ लो। जब 1.1 करवाऊंगा ना तो आपको कोई तरह का परेशानी नहीं होगा अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो। अगर ये वीडियो नहीं देखे हैं, डायरेक्ट अगर सॉल्यूशन पर जाएंगे तो आपको समझने में दिक्कत होगा, क्योंकि उसका सब चीज़ें यहाँ पर डाल दी है, ठीक है ना। अब कल हम 1.1 एक्सरसाइज लेकर करेंगे और आप लोग ज़रूर मेरे वीडियो से जुड़ें, और ताकि आपको भी फ़ायदा मिले और तो मुझे तो फ़ायदा मिलेगा ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।